हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक ठाक चल रहा है ना? तो हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो ऑलरेडी हमने फिनिश कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। तो जब कॉमर्स में अभी नए नए तुम लोग आए हो, जब बुक खोल के देखा होगा तो इतने सारे टर्म्स, एसेट, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, डेटर्स, कितने सारे टर्म्स, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होगा ही। देखो, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि क्लास नर्सरी से लेके 10 तक कॉमर्स से रिलेटेड हमको कुछ सिखाया ही नहीं जाता है, तो कैसे पता होगा, है ना? तो आज के इस वीडियो में हम जो ये सब टर्म्स है ना, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और जितना भी कंफ्यूजन है उन सब को हम मिटाएंगे। तो जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लो और हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम जितने भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है ना, उन सब को हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले वी नीड टू लर्न अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड द की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुआ? देखो, जो अकाउंट्स के जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं ना, वो बहुत वैसे तो इजी होते हैं। कैसे? क्योंकि इनको हम ना डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हैं। ऐसा मतलब वो मान लो जैसे कि साइंस या मतलब आर्ट्स में, साइंस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, केमिस्ट्री का, कितने अलग अलग टर्म्स होते हैं ना, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने लाइफ में कभी देखा ही नहीं, तो बिना देखे समझना इज वेरी डिफिकल्ट। बट कॉमर्स में क्या होता है, जो भी हम टर्म्स यूज करेंगे, जो भी एग्जांपल्स यूज करेंगे, हम उनको डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते, तो थोड़ा सा रिलेट करने में हमें क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है? तो आज भी हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है? देखो, एक एग्जाम्पल लेते, मान लो आज हमने एक क्या किया, एक बहुत मस्त सा शू का दुकान खोल लिया, ठीक है, जूता का दुकान खोल लिया। अभी हमारे पास अलग अलग जूतों के कलेक्शन है, ठीक है? अभी दुकान खोल के तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे पास एक कस्टमर आया, उससे तुम बहुत बढ़िया तरीके से एकदम हंस हंस के मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो। अभी क्या हम ये जो तुम लोगों के बीच का जो, हमारे बीच का जो ये क्या है, कन्वर्सेशन है, क्या हम इसको एक ट्रांजैक्शन कंसीडर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन किससे रिलेट होना चाहिए? याद करो, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। हर एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए मनी से रिलेटेड, है ना? तभी जाके हम उसको क्या कंसीडर कर पाएंगे, हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसीडर कर पाएंगे, अगर वो क्या हुआ, मनी से रिलेटेड हुआ तब। ओके? तो देखो, अभी एक इवेंट क्या होता है हमें पहले वो समझना होगा, फिर इवेंट से ही रिलेटेड क्या आएगा, अकाउंट आएगा, कैपिटल आएगा। तो पहले समझते हैं ये इवेंट क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से ये कैसे रिलेटेड है। तो एवरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड बिगिंस विथ एन इवेंट, एनी हैपनिंग दैट अफेक्ट्स अ बिजनेस फाइनेंशियली। ओके? तो इवेंट क्या हुआ, कोई भी ऐसा मतलब मान लो कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो बिजनेस के अंदर होता है और वो क्या करता है, बिजनेस को फाइनेंशियली इफेक्ट करता है, तभी जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, एज अ इवेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। ये अभी क्या हुआ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक शू का दुकान है, ठीक है? तो अभी क्या हुआ, हमारे पास रोज कस्टमर्स आते हैं, तो एक ऐसा कस्टमर आया जिन्होंने हमसे 10 जोड़ी जूता खरीद लिया, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, जो कस्टमर आएगा वो हमें पैसा पे करेगा, जो भी हमारा टोटल बिल हुआ होगा वो हमें पे करेगा और जूता लेके चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मनी का ट्रांजेक्शन हुआ। उसने सपोज मान लो हमें 10 जोड़ी जूते के लिए 10,000 रुपए दे दिया और इन रिटर्न वो क्या लेके चला गया, शूज लेके चला गया। तो इसको हम एक क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक इवेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। मान लो आज जब हमने दुकान खोला था, दुकान खोलते वक्त मेरे पास था सिर्फ 5,000 रुपए, ठीक है?
अभी जब मैंने उसी कस्टमर को 10,000 रुपए का जूता सेल किया, ठीक है, उसके बाद मेरे पास कितना पैसा है, अभी मेरे पास 10,000 पैसा है, तो उसको तो हम क्या करेंगे फिर, अपने पहले वाले प्रॉफिट के साथ या फिर जो भी अमाउंट मेरे पास था उसके साथ ऐड करने वाले। तो आज दुकान बंद करते वक्त क्या हुआ, मेरे हाथ में 15K आ गया। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो तो थोड़ा सा चेंज हो गया ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर इवेंट कंसीडर कर सकते हैं। देन व्हेन दैट इवेंट इन्वॉल्व्स मनी एंड कैन बी मेजर्ड, इट बिकम्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वही वाली बात है कि अगर इसमें क्या है, पैसे से रिलेटेड कुछ भी हुआ है तभी जाके हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन कंसीडर करेंगे। देन अभी आएगा कि अकाउंट क्या है। हमने पहले भी अकाउंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही डिस्कस किया है। तो अकाउंट्स क्या है कि एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, फर्स्ट चैप्टर याद करो, क्विकली याद करो कि क्या था अकाउंट, कि अकाउंट एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जहां पे हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक आइटम, पर्सन और एंटिटी, उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट क्या हुआ, बेसिकली जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वगैरह होगा उनको हम क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे, कॉपी के अंदर लिखते चले जाएंगे और वो हमारा क्या बन गया, अकाउंट बन गया। तो उसको अभी रिलेट करो, इवेंट क्या हुआ, जब वो इंसिडेंट, पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या हुआ, बिजनेस के अंदर हुआ। ट्रांजैक्शन क्या है, अभी अगर दोनों इवेंट से जो भी इवेंट हुआ होगा, जो भी इंसिडेंट हुआ होगा, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मॉनिटरी वैल्यू अगर जुड़ा हुआ है, तभी जाके हम उसको क्या करेंगे, एक ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। और बिजनेस के अंदर देखो, दिन भर में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होगा, 10-20 हज़ार तक हो जाएगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन ह्यूमन ब्रेन के लिए याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। तो उसको क्या करेंगे, हम एक सिस्टमेटिक वाइज हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे जहां पे क्या करेंगे, हम हर एक ट्रांजैक्शन को लिखते चले जाएंगे और उसको हम बोलते हैं अकाउंट। क्लियर, इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट सब क्या हुआ है, ये इधर देखो, सब कोरिलेटेड है, एक से एक जुड़ा हुआ है। एक को छोड़ के तुम दूसरा का डेफिनेशन नहीं बता पाओगे। क्लियर, आई होप आप लोगों को इवेंट, अकाउंट अभी तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी देखो इसमें एक और बात समझने वाली है कि इवेंट तो आ गया, अकाउंट तो आ गया, अभी कैपिटल क्या है। तो जैसे मैंने बताया था कि हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले, शू का बिजनेस ही वही एग्जांपल ले लेते। आज मान लो मैं और मेरा कोई भी एक दोस्त, हम दोनों एक ये वो शू वाला बिजनेस स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, सोचो। तुम लोग कोई भी कुछ भी काम करो, सबसे पहला कंडीशन क्या आएगा, पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के क्या होगा, इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी करने चले जाओ पूरी जिंदगी में, है ना, पूरी दुनिया में पैसा तो चाहिए ही। तो वैसे ही बिजनेस, अगर कोई सा भी बिजनेस हो, इवन एक पान दुकान भी हो, तो पान दुकान स्टार्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो अगर मैं एक बहुत बड़ा शू का दुकान खोल रही हूँ तो उसमें भी तो पैसा चाहिए, करेक्ट। तो वो जो इनिशियल अमाउंट होगा, इनिशियल पैसा होगा, जो मैं क्या करूंगी, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करूंगी, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। क्लियर, कैपिटल क्या है, पता अभी तक पता चल चुका होगा कि जो अमाउंट, देखो, द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, इट रिप्रेजेंट्स द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। ओनर्स इन्वेस्टमेंट समझ लो अच्छे से, क्या है कैपिटल, जो पैसा मालिक अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाएगा वही क्या है, कैपिटल। एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रख लो, क्योंकि बाद में देखो डेफिनेशंस का रट्टा मार के कुछ होने नहीं वाला। कॉन्सेप्ट जरूरी है, दिमाग के अंदर एकदम फिक्स हो जाना जरूरी है कि बिना बुक खोले, बिना रट्टा मारे तुम, ताकि एग्जाम पे जाके लिख पाओ। ठीक है, आफ्टर दैट कम्स ड्रॉइंग्स एंड लायबिलिटीज। एकदम आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ, वही हम बिजनेस वाला एग्जांपल लेते हैं। मैं अभी क्या हूँ, वो जो हमारे पास जूते का जो दुकान है ना, शू का शॉप है, मैं अभी उसकी ओनर हूँ। अभी कोई भी इंसान जब कोई भी बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाना उसका मेन मोटिव है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही सीख लिया था।
तो वो जो प्रॉफिट कमा रहा है, क्या हम वो पूरा का पूरा पैसा बार बार बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते रहेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देखो, हम जब भी कोई बिजनेस करते या जॉब करते या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि हमें अपने घर के खर्चे निकालना है ना। तो हमें अपना पर्सनल खर्चा भी तो चाहिए, और वो पर्सनल खर्चा कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली बिजनेस से आएगा, या जॉब से आएगा, या सर्विस से आएगा। क्लियर? तो जब एक ओनर अपने बिजनेस में से एक पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, क्या करता है, निकाल के लेता है, किसके लिए लेता है? खुद के पर्सनल यूज के लिए लेता है, तब वो वाला जो अमाउंट है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्लियर? तो ड्रॉइंग क्या हुआ? When an owner withdraws cash or goods from the business for personal use, it is called drawing. Clear? जब भी हम खुद के मतलब कहीं घूमने जाना है, कपड़े खरीदना है, घर के राशन लाना है, तो ये सब के लिए जब हम खुद के लिए पैसा निकालते हैं तो वो हो जाता है हमारा ड्रॉइंग। तो ये क्या होगा? ये बिजनेस कॉस्ट नहीं है, क्या है? पर्सनल यूज है। क्लियर? नेक्स्ट कम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हुआ? देखो, कोई भी बिजनेस करो या अपने हम नॉर्मल जिंदगी की भी अगर बात करें, तो जब भी हमें किसी को पैसा रिटर्न करना होता है या फिर हमने क्या किया हुआ है, किसी से उधार लिया हुआ होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। जब हम क्या होते हैं, फाइनेंशियली लायबल होते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर अमाउंट किसी को रिटर्न करना है, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। सो देखा जाए तो दिस इज काइंड ऑफ अ डेब्ट, यानी कि उधार। लायबिलिटी इज उधार। वो लोन हो सकता है, अपने दोस्त से लिया हुआ पैसा हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, जिसे तुम्हें क्या करना है, आज नहीं तो कल वापस करना ही है, तो वो हो गया लायबिलिटी। लायबिलिटी इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेब्ट, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि वो क्या है, एक डेब्ट है जो एक बिजनेस ओ करता है। किसे? कोई भी एक्सटर्नल पार्टी हो सकता है, बैंक हो सकता है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी। पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन फ्यूचर वो जो पैसा है उसका हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मनी को पे बैक करके करेंगे, या फिर कभी कभी ये हो सकता है कि सामान दे दिया, कोई सर्विस प्रोवाइड कर दिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग द मनी बैक। तो वो जो हमारे ऐसे सिचुएशंस होता है ना, कि मान लो मेरे दुकान में से मेरे दोस्त ने 5,000 रुपये का सामान वो लेके गया था, अभी बहुत महीने हो गए, मान लो 6-7 महीने हो गए, उसने पैसा रिटर्न ही नहीं करे गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी कि मैं धीरे धीरे उससे कुछ ना कुछ लूंगी। अच्छा, तुम्हारा ये वाला जो सामान है मुझे दे दो, फिर मैं नहीं रिटर्न करूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे उससे पैसा काटना है। तो ये सब वही उससे रिलेटेड है कि या तो वो पेमेंट पैसे में देके हमें पे बैक करेगा, या तो हम कोई गुड्स या सर्विस देके करेंगे, ठीक है। और इसका जो अभी देखो सब कैटेगरीज है, वो क्या है, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या फिर हम इसको नॉन करेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। करंट हो गया और इसको हम बोल सकते हैं नॉन करेंट भी। करंट लायबिलिटीज या फिर नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी क्या होता है? बेसिकली सपोज मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए उधार लिया था अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अभी सपोज हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि मैं विद इन अ ईयर उसको पैसा रिटर्न करने वाली हूँ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फिर करंट लायबिलिटीज, ओके। तो क्या बोलते हैं हम उसको? फिर करंट लायबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म या नॉन करंट क्या हो गया? जैसे कि बैंक लोन। अभी सपोज मुझे पैसा चाहिए और मुझे एक लार्ज अमाउंट चाहिए, मान लो 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग फ्रॉम अ फ्रेंड व्हाट वे आई विल डू, आई विल डायरेक्टली अप्रोच अ बैंक, आई विल अप्लाई फॉर अ लोन। मान लो मैंने लोन अप्लाई कर दिया और मेरा अप्रूव भी हो गया, और बैंक ने मुझे क्या कर दिया, 5 लाख रुपए दे दिया एज अ लोन। अभी बैंक का जो रिटर्न करने का जो मतलब वो टर्म्स होता है, वो क्या कैसे होता है कि तुम्हें 1 साल में वापस नहीं करना, तुम्हें या तो फिर तुम 24 मंथ्स में बैक करोगे, 17 मंथ्स में बैक करोगे। तो वैसा एक फिक्स क्या होता है, टेन्योर होता है, मतलब कि मंथ्स कैलकुलेटेड होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, पैसा रिटर्न करना पड़ता है।
तो जब भी ऐसा कोई लाइबिलिटी होगा जिन्हें हमें कब पे बैक करना है, ड्यू आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद पे करने से भी हो जाएगा, तब उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्लियर? लाइबिलिटी मतलब उधार, करेंट लाइबिलिटी मतलब जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है, लॉन्ग टर्म का मतलब या फिर नॉन करेंट का मतलब जिन्हें हम धीरे धीरे 1 साल बाद भी पे बैक कर सकते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट कम्स एसेट। अभी ये एसेट क्या है? देखो, कॉमर्स जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, मेनली अकाउंटेंसी, ये 3 टर्म्स के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड होगा। वो टर्म्स क्या है? द फर्स्ट वन इज योर एसेट, सेकेंड वन इज योर लायबिलिटी, एंड थर्ड वन इज योर कैपिटल। अगर हम बात करें कॉमर्स से जुड़े हुए किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, तो कॉमर्स में एक क्या है, गोल्डन रूल है, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो वो रूल क्या है पता है? वो रूल हमें बताता है कि योर एसेट should be always equals to your liability प्लस कैपिटल। तो एज ए बिजनेस ओनर तुम्हारे पास जो एसेट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? तुम्हारे लायबिलिटी और कैपिटल से इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम धीरे धीरे अभी इसको समझेंगे, ठीक है। देखो, एसेट क्या है? एसेट मीन्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, वो प्रॉपर्टी है। एसेट मतलब क्या? प्रॉपर्टी, ठीक है। तुम्हारे मान लो हमारे फादर ने क्या किया, एक जमीन खरीद के रखा हुआ है, मेरे मम्मी के पास कुछ गोल्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है? वो सब एसेट है। क्यों एसेट है? हमने उधर अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, और हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगा तब हम क्या करेंगे? उसको मार्केट में सेल कर देंगे, और सेल करने से हमें क्या मिल जाएगा? कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट क्या होना चाहिए? मॉनिटरी वैल्यू में होना चाहिए। तो तभी हम उसको क्या करेंगे? एसेट कंसीडर करेंगे। तो एसेट को हम सिंपली क्या समझ सकते हैं? प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एसेट क्या होता है? एनी रिसोर्स owned or controlled by a business that provides future economic benefit। तो एक बिजनेस के पास जो भी प्रॉपर्टी है जिससे क्या होगा? फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो तभी हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? एसेट कंसीडर करेंगे। अभी जैसे लायबिलिटी के हमने सीखा कि 2 टाइप्स होते हैं, करंट और नॉन करंट, तो वैसे ही एसेट्स के भी कुछ सब टाइप्स है। तो वो क्या क्या है अभी हम सीखते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज करंट एसेट। अभी करंट एसेट क्या हुआ? जिसको जैसे करंट लायबिलिटी था कि 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करना है, तो एसेट भी सेम ही है कि जिसे हम 1 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में कन्वर्ट करना मीन्स बेच के हम पैसा इन रिटर्न ला सकते हैं बिजनेस के अंदर, तो तब उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट। जैसे कि हो गया कैश, इन्वेंटरी, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ऑल। सो दीज आर योर करंट एसेट, जिनको हम क्या करेंगे? 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करेंगे। देन कम्स फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि नॉन करेंट लायबिलिटी था, वैसे ही फिक्स एसेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि लंबे समय तक हम उसको क्या करने वाले हैं? या तो यूज करने वाले हैं या फिर उसको हम इन्वेस्ट करके रखने वाले हैं। तो जैसे कि मान लो हमने अभी क्या कर लिया? शू का बड़ा सा फैक्ट्री लगा दिया, तो अभी शू मेकिंग के लिए सपोज मान लो हमें एक मशीन चाहिए, तो आज अगर हम एक मशीन खरीद के लाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 6 महीना या 7 महीना यूज करके फिर उसको सेल कर देंगे, नहीं। वी नीड टू रन दैट पर्टिकुलर मशीन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम उससे क्या निकाल पाए? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकाल पाए। तो ये सब हो गया फिक्स्ड एसेट, जो क्या होगा? बहुत लंबे समय तक फिक्स रहने वाला है। जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लैंड, ये सब। आज अगर जमीन खरीदा तो थोड़ी ना कल बेचने जाओगे, 10-20 साल तो रखोगे अपने पास, तभी जाके तो उसका वैल्यू क्या होगा? एप्रिशिएट होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तभी तो फायदा होगा, है ना। तो ये हो गया फिक्स एसेट। नेक्स्ट कम्स इंटेंजिबल एसेट।
देखो पहले तो मीनिंग समझो, टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो पहले तो हम समझते हैं कि टेंजिबल एसेट क्या है और फिर हम समझेंगे इनटेंजिबल एसेट क्या है, ठीक है। पहले हम समझेंगे मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा कोई कुछ भी हो सकता है जिसे तुम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिसका फिजिकल प्रेजेंस तुम देख सकते हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल बोलते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल। तो इनटेंजिबल क्या हुआ, उसका ऑपोजिट। इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम टच या फील नहीं कर सकते या फिर उसका फिजिकल प्रेजेंस हम देख नहीं सकते, तो वो हुआ इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये जो मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लैंड, ये सब है, ये सब टेंजिबल एसेट है, क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस है हम उनको देख पा रहे हैं, वो है हमारे पास, उसको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल जो एसेट है, ये सब क्या होता है, नॉन फिजिकल एसेट होता है, पर उनका एक इकोनॉमिक वैल्यू तो होगा ही होगा, क्योंकि एसेट होने के लिए क्या होना जरूरी है कि वो मनी से रिलेटेड हो, उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो, तभी जाके वो तो एसेट कंसीडर करेंगे। तो इंटेंजिबल एसेट क्या हुआ, ऐसे एसेट जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू जरूर है, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट्स वगैरह। तो गुडविल क्या हुआ, देखो गुडविल का हम डेफिनेशन समझते हैं साथ ही साथ, ठीक है। मान लो कोई सा भी ब्रांड, ठीक है, जो मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है, मान लो फॉर एग्जांपल एडिडास, ठीक है। ओवर द इयर्स उन लोगों ने एक ऐसा ब्रांड इमेज बनाया है, एक ऐसा ब्रांड नेम बनाया है कि मार्केट में उनको कंपटीशन देने के लिए एकदम सिमिलर वाला कैटेगरी में अगर हम देखें तो कोई नहीं आएगा। ऑब्वियसली देयर आर अदर शू ब्रांड्स, बट तक ऐसा मतलब सेम टाइप का तो नहीं होगा, हर किसी के पास अपना अलग अलग डिजाइन होगा, अलग अलग लोगो होगा। अभी सेकेंड कॉपी, थर्ड कॉपी इज डिफरेंट, ठीक है ना। अगर हम एकदम मतलब प्रॉपर कॉपी वाला, नो फेकनेस, ओके, वैसे टाइप का बात करें तो एडिडास के पास आज जो एक शू का डिजाइन है, वो कोई और नाइकी सपोज ब्रांड वो कॉपी, डायरेक्ट कॉपी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एडिडास ने क्या लेके रखा होगा, उन लोगों ने पेटेंट लेके रखा होगा। देखो मैंने क्या बताया अभी कि एडिडास एक बहुत बड़ा कंपनी है, रिनोन कंपनी है, फेमस कंपनी है। तो सालों में, इतने सारे सालों में उन लोगों ने जो ये ब्रांड का इमेज बनाया है, वो इमेज है गुडविल, यानी कि अच्छा नाम, जो उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके ओवर द इयर्स कमाया है। और मैंने जो बताया कि उनके पास जो पर्टिकुलर शू का डिजाइन है वो कोई और डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकता, है ना, तो वो हो गया पेटेंट। तो जब भी कोई एक साइंटिस्ट हो गया, कोई भी इनोवेटर हो गया, एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, वो पेटेंट निकालवाना पड़ता है, ताकि कोई और आके आज मार्केट में उसको डायरेक्ट कॉपी ना कर पाए। क्लियर। तो ये हो गया पेटेंट्स वगैरह, गुडविल, कॉपीराइट। कॉपीराइट तो पता ही है यूट्यूब का, है ना। अभी श्रेया घोषाल का गाया हुआ गाना मैं अपना बता के तो नहीं अपलोड कर सकती, है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो ये सब है इंटेंजिबल एसेट, जिनका वैल्यू तो है लेकिन हम देख या उसको फील नहीं कर सकते हैं। क्लियर। देन कम्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एज जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या है, एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि आज नहीं तो कल इनको हम क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है तो इन्वेस्टमेंट, पर इनको हम क्या कर सकते हैं, एसेट में। हम इसको एसेट क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनको हम इन फ्यूचर मनी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एन एसेट। क्लियर। आफ्टर दैट कम्स रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। तो पहले समझते हैं रिसिप्ट क्या है, ठीक है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस, कैश और एनी काइंड। Receipts can be revenue from sales or capital from sale of asset or owner contribution. Okay, तो receipt क्या हुआ, ऐसा कोई भी अमाउंट, ठीक है, क्या, मनी से रिलेटेड, मतलब मनी, पैसा, कोई भी मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो हम क्या करेंगे, एज ए बिजनेस ओनर रिसीव करेंगे, उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट।
अभी रिसिप्ट का जो है अलग अलग टाइप के उसमें भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ से आता है? रेवेन्यू आता है सेल्स से। जब हम बिजनेस के अंदर कोई भी सामान बेचते हैं तो अलोंग विद द कॉस्ट हम एक प्रॉफिट मार्जिन उधर रखते हैं ना, तो जो भी पैसा रिटर्न आएगा वो हो गया रेवेन्यू। तो उसमें भी क्या हो रहा है? पैसा जनरेट हो रहा है, मनी जनरेट हो रहा है ना, तो वो भी क्या होगा? रिसिप्ट होगा। फिर आएगा कैपिटल। कैपिटल कहाँ से आएगा? अगर एज ए मालिक मेरे पास आज कोई एक एक्स्ट्रा मशीन है तो मैंने क्या कर दिया? उसको बेच दिया, और बेचने से मुझे सपोज मान लो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया, तो वो क्या था? अनएक्सपेक्टेड अर्निंग था। रेवेन्यू क्या होगा? एक्सपेक्टेड, मुझे पता है कि मुझे पैसा कमाना है, तो वो हो गया रेवेन्यू। कैपिटल क्या होगा इधर? कि वो अनएक्सपेक्टेड था, कि मशीन बेचने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हुआ कि मैंने बेच दिया और पैसा मुझे मिल गया, तो वो हो गया कैपिटल, जहां पे हम कोई भी एसेट को सेल कर सकते हैं एज अ बिजनेस ओनर। देन कम्स एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या है? रिसिप्ट का मतलब अगर पैसा आना है, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा जाना है, ठीक है। तो ये है एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हमें क्या करना पड़ता है? एज ए बिजनेस पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे? पैसा स्पेंड करेंगे। या फिर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी बोलते हैं। क्या डिफरेंस है अभी इसमें, है ना, वो भी तो समझना जरूरी है। तो ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे सपोज एज ए बिजनेस ओनर आज मुझे क्या करना है? एक जमीन खरीदना है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा, और ऐसा तो है नहीं आज खरीद के कल बेचेंगे, तो उसको हम 5-10 साल के लिए अपने पास रखने वाले हैं, तो वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, लंबे वक्त के लिए। फिर आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी अगर बिजनेस चलाना है तो डे टू डे हमें अपना स्टॉक भी तो रखना होगा, इन्वेंट्री रखना होगा, तो सामान कहीं से खरीद के लाएंगे फिर जाके बेचेंगे, तो जो हम सामान खरीद के ला रहे हैं तो उधर भी तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जिससे हमारे पास क्या हो रहा है? रेवेन्यू जेनरेट हो रहा है। खर्चा तो हमने किया, लेकिन उससे क्या हो रहा है? डे टू डे बेसिस पे रेवेन्यू भी जेनरेट हो रहा है। देन वही एक्सपेंसेस सिमिलर, जो क्या है? कॉस्ट है, जो ड्यूरिंग एनी कोर्स ऑफ बिजनेस टाइम, ठीक है, हो जाता है, क्यों होता है? ताकि हम जेनरेट कर पाए रेवेन्यू, जैसे रेंट, सैलरी, यूटिलिटीज, ये सब। एज ए बिजनेस ओनर मुझे अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज भी तो चाहिए, है ना। सपोज मान लो मेरा जो शू का दुकान था, मैंने उधर एक मैनेजर रख लिया, एक कैशियर रख लिया, जो क्या करेगा? बिजनेस को रन करने के लिए मुझे हेल्प करेगा। तो वो जो अपना मुझे सर्विस, अपना वक्त मुझे दे रहे हैं, तो मुझे उनको तो कुछ कुछ ना कुछ पे बैक करना ही पड़ेगा। तो जो मैं अमाउंट उनको पे करने वाली हूँ वो क्या होगा? सैलरी होगा, है ना। तो एज ए बिजनेस वो हमारे लिए क्या होगा? खर्चा, एक्सपेंसेस। अभी जो जिस रूम में मैंने अपना दुकान खोल के रखा है, रूम के मालिक को भी तो हमें रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, है ना, टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस, जो हमें बिजनेस रन करने के लिए हेल्प करते हैं, और बिजनेस के अंदर वो क्या कंसिडर होते हैं? खर्चे कंसिडर होते हैं। देन कम्स इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, ये जो तीनों वर्ड है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एक को छोड़ के दूसरे का मीनिंग समझना इज लिटिल डिफिकल्ट। लॉस का मतलब तो पता ही है सबको, लॉस मतलब क्या है? नुकसान होना। पर ये जो है इनकम, प्रॉफिट, गेन, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? ठीक है, उसको हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इनकम, इनकम क्या है? बेसिकली हमारे बिजनेस के अंदर जो भी टोटल इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, जो भी पैसा आ रहा है इन टोटल, तो वो हो गया हमारा इनकम। कुछ भी सामान बेचा, सर्विस प्रोवाइड किया, कुछ भी इन्वेस्ट किया, सेल करने से मान लो हमारे पास एक पेन था, ठीक है, पेन को खरीदते वक्त मुझे लगा 5 रुपीज परचेज, ठीक है, और सेम पेन को जब मैंने सेल किया तो मैंने बेचा उसको 10 रुपए में, ठीक है। तो सेल करते वक्त एक्चुअल में मेरे पास कितना पैसा आया? मेरे पास आया 10 रुपए। तो ये हो गया इनकम, जो है टोटल इकोनॉमिक फ्लो इनसाइड माय बिजनेस, मतलब मेरे हाथ में जो टोटल पैसा आया वो हो गया इनकम। अभी प्रॉफिट क्या है? मैंने पेन कितने का खरीदा था? 5 रुपए का खरीदा था, बेचा कितने में? 10 रुपए में। तो टोटल प्रॉफिट इधर हुआ हमारे पास 5 रुपए। तो
प्रॉफिट क्या हुआ? सरप्लस ओवर योर एक्सपेंसेस। जितना खर्चा हुआ उसके ऊपर जो भी सरप्लस आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट। ये तो बेसिक है, सबको ही पता है प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है। देन आफ्टर दैट कम गेन। गेन एंड लॉस क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो गेन जो होता है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया बिजनेस के अंदर जिससे क्या हो गया, जो मतलब ऐसा कुछ अमाउंट जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हमारे हाथ में आ गया, तो उसको हम कंसीडर करते हैं गेन। जैसे कि सेलिंग एन ओल्ड एसेट। मान लो बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसके लिए हम क्या करते थे, एक गाड़ी यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वक्त के साथ साथ वो अभी पुराना हो रहा था। अभी हमने क्या किया, एज ए बिजनेस हमें थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करना था, तो वो पुराना वाला गाड़ी हमने बेच दिया। अभी बिजनेस के अंदर ये तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि अचानक से आज हमारे पास 10-20 हजार आ जाएगा गाड़ी बेचने से, है ना। तो ये क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट हुआ। तो अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट को हम बोलते हैं गेन। क्लियर? आफ्टर दैट कम्स लॉस। लॉस तो देखो सबको ही पता है क्या है, फाइनेंशियल डिसएडवांटेज है या फिर डेफिसिट है। तो लॉस होना मतलब तुम्हारा जो इनकम है वो क्या है, खर्चे से कम है। मतलब वही वाला हो गया डायलॉग है ना, आमदनी अथनी खर्चा रुपया। कि तुम्हारे पास है तो 1 रुपए पर तुम खर्चा कर रहे हो 10 रुपए, तो तुम तो लॉस में हो। क्लियर? तो लॉस का डेफिनेशन इज इजी, नुकसान होना कहीं से भी, खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, तो वो है लॉस। आफ्टर दैट कम्स परचेज, सेल्स, गुड्स एंड कॉस्ट। तो ये सब टर्म्स क्या है, बहुत ही मतलब स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस आर देयर, स्मॉल स्मॉल टर्म्स दीज आर। इसका बस बेसिक पता होना चाहिए, एज ए मतलब रट्टा मारने वाला डेफिनेशन कुछ एज सच है नहीं। परचेज का मतलब सिंपल खरीदना। क्या खरीदोगे? गुड्स खरीदोगे। गुड्स किस लिए खरीदोगे, या तो रीसेल के लिए खरीदोगे अपने बिजनेस के अंदर, या फिर प्रोडक्शन के लिए खरीदोगे। तुम्हारे पास अगर आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो तुम्हें क्या खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अगर दुकान है तो तुम क्या खरीदोगे, गुड्स खरीदोगे, जिनको तुम डायरेक्टली रीसेल करने वाले हो। तो जो ये खरीदने का चक्कर है वही है परचेस। परचेस मतलब खरीदना, सिंपल। सेल्स का मतलब तो अभी सबको पता है, सेल्स का मतलब बेचना, ठीक है। जो भी हम गुड्स अपने बिजनेस के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। वो जो हमारे पास शू का दुकान था, अगर हमारे पास जूता है तो हम जूता को क्या करेंगे, रीसेल करेंगे। तो वो रीसेल करते वक्त जो भी पैसा आएगा वो क्या है हमारे पास, सेल्स। क्लियर? आफ्टर दैट कम्स गुड्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट आर गुड्स। गुड्स क्या है, कोई भी सामान जो बिजनेस में हम रीसेलिंग पर्पज के लिए लाते हैं वो, ठीक है। देन कॉस्ट, वो जो हमने पहला वाला एग्जांपल लिया था कि 5 रुपए का पेन मैंने 10 रुपए में बेचा, तो ये जो मुझे पेन खरीदते वक्त मेरा पैसा लगा, ये हो गया मेरा कॉस्ट। क्लियर? जो भी पैसा किसी भी बिजनेस के अंदर गुड्स को खरीदने में या फिर बनाने के लिए यूज होता है वो होता है हमारा कॉस्ट। देन कम्स स्टॉक एंड इन्वेंटरी। दुकान अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुड्स हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम हर रोज दुकान खोल पाएंगे। आज 5,000 का सामान ले पूरा बेच दिया, कल हमारे पास दुकान खोलने के लिए सामान है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा बिजनेस में। तो सफिशिएंट स्टॉक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी हम हर रोज क्या कर पाएंगे, दुकान अपना खोल पाएंगे। हर दिन दुकान खोलते वक्त हमारे पास जितना स्टॉक होगा उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और दुकान बंद करते वक्त हमारे पास जितना स्टॉक होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अनसोल्ड गुड्स, जो मतलब दिन भर में क्या नहीं कर पाए, हम बेच नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद आता है वाउचर। तो वाउचर क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है, एज एविडेंस सर्व करता है कि हमने हमारे बिजनेस के अंदर आज ये ट्रांजेक्शन हुआ। तो वाउचर क्या हुआ, एक प्रूफ। ये जो हमारे पास होता है ना बिल्स वगैरह, इनवॉइस वगैरह, तो सेम है वाउचर वो, कि वो क्या करता है, प्रूफ देता है, एविडेंस देता है कि इतने का ट्रांजेक्शन आज बिजनेस के अंदर हुआ। क्लियर? देन कम्स डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट तो चलो सबको समझ में आता ही है क्या है, बहुत सा बेसिक सा है। डेटर्स और क्रेडिटर्स जो है ना, इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लास 11 हो या 12 हो, हर एक अकाउंट्स के चैप्टर में हम डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में
बात करने ही वाले। इन फ्यूचर जब हम जर्नल सीखेंगे तब भी ये डेटर्स और क्रेडिटर्स आना ही है, ठीक है। तो देखो पहले तो समझते हैं डेटर्स क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ अलग टर्म्स, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, और एक है ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है कि ऐसे कस्टमर जिनसे हमें क्या मिलना है, पैसा मिलना है, ठीक है, हु ओ मनी फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मतलब मेरा जो जूता का दुकान था उसमें मेरा दोस्त आया, उसने मुझसे क्या किया, एक जूता खरीद लिया, लेकिन उसने बोला पैसा मैं तुम्हें कल देता हूँ, ठीक है। मान लो जूते का प्राइस था 5,000 रुपए, उसने बोला मैं तुमको कल देता हूँ, तो ये क्या हुआ, उधार हुआ, है ना, ये क्या हुआ, उधार हुआ। दैट मीन्स मेरा जो फ्रेंड है, लेट्स नेम हिम राजू, अभी उसको मुझे 5,000 रुपए देना बाकी है। सो फॉर मी एज अ बिजनेस ओनर, राजू मेरे लिए क्या हुआ, राजू बिकम्स अ डेटर फॉर मी एज अ बिजनेस ओनर। क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये किससे रिलेटेड है, बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड है। डेटर्स आर रिलेटेड टू दैट, मतलब जिनसे हमें पैसा मिलना बाकी है। अभी ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स क्या हुआ, उसका ऑपोजिट, मतलब हमें किसी को पैसा पेमेंट करना है तो वो क्या बन गया, क्रेडिटर्स। मान लो मेरा जो दुकान है, मैं उसमें आज मान लो 1,00,000 रुपए का मैं शू लेके आई, वो हमारे लिए क्या है, इन्वेंटरी है 1,00,000 रुपए का, एक 1,00,000 रुपए का मैं एक इन्वेंटरी लेके आई। तो मान लो मेरे पास थोड़ा सा पैसा कम था, तो मैंने क्या बोला अपने होलसेलर से कि मैं आज आपको 80,000 पेमेंट कर देती हूँ, बाकी का 20K मैं आपको 1-2 हफ्ते में कर दूंगी। मैंने क्या बोला, मैं 1-2 हफ्ते में पैसा पेमेंट कर दूंगी, ठीक है, तो मुझे देना है, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, ट्रेड पेएबल्स। और मैं क्या बन गई इधर, समझो, मैं क्या बन गई इधर, जिससे हमें क्या करना है, अभी हमने सामान खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, मुझे पे करना है, तो उधार किसने लिया इधर, उधार मैंने लिया। एज ए बिजनेस ओनर जब हम खुद उधार लेते हैं किसी से, बेसिकली क्या होता है, हम मेनली जो है सप्लायर से लेते हैं, तो जब हमने खुद उधार ले लिया तो हम बन गए क्रेडिटर, और जब हमसे किसी ने उधार ले लिया वो बन जाता है डेटर्स। आई होप आप लोगों का ये जो है डेटर्स और क्रेडिटर्स का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। देन कम्स डिस्काउंट एंड रिबेट। तो डिस्काउंट जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अभी इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब हम दुकान में जाते हैं कभी भी, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बार्गेन तो करते हैं ना। जब बार्गेन करते हैं तो मान लो मैं आज एक मान लो ड्रेस खरीदने गई थी, ड्रेस का प्राइस था 500 रुपीज, ठीक है, सपोज द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस वॉज 500 रुपीज। तो मैंने बार्गेन किया और बोला भैया 100 रुपए कम करो ना, ठीक है। तो भैया ने मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो भैया को मैंने क्या किया था, 500 रुपए का एक नोट दिया था, तो भैया ने मुझे क्या किया, 400 रुपीज रख के 100 रुपीज रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये जो 100 रुपीज भैया ने मुझे रिटर्न किया, ये क्या बन गया, डिस्काउंट। पर क्या डिस्काउंट, ये बन गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अगर हम देखें तो फिक्स नहीं होता है ज्यादातर, वो डिपेंड करता है कि किसको कितना देना है, वो किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस के ओनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेम वे अगर तुम लोग अपना शॉपिंग ऐप कोई सा भी, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट अगर खोल के बैठो, ठीक है, मिंत्रा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उधर क्या लिखा होता है, अगर मान लो मुझे वही सेम ड्रेस ऑनलाइन खरीदना है, सपोज ऑनलाइन में क्या लिखा हुआ होगा, साइड में लिखा हुआ होगा कि 450 रुपीज सपोज, ठीक है, उसका ओरिजिनल प्राइस कुछ और लिखा हुआ होगा, और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि 20% डिस्काउंट ऑलरेडी गिवन। तो मतलब जब भी कोई बिजनेस ओनर लिस्ट प्राइस में, क्या प्राइस में, लिस्टेड प्राइस में क्या करता है, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तक एक डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। जैसे कि शॉपिंग मॉल वगैरह पे ऐसे लिखा होता है ना कि सेल 45% डिस्काउंट, तो ये हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट, जो ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स होता है कि कौन से वाले प्रोडक्ट में आपको कितना अमाउंट का डिस्काउंट मिलने वाला है, ऑलरेडी ओनर डिसाइड करके रखता है, तो वो हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और जो फिक्स नहीं होता है, किसी को या तो 100 रुपए मिलेगा, किसी को 50 रुपए मिलेगा,
तो वो होता है कैश डिस्काउंट। क्लियर? देन कम्स रिबेट। रिबेट क्या है? एक पार्शियल रिफंड होता है जो आफ्टर अ सेल, मतलब ज्यादातर क्या होता है जब हम कुछ सामान बल्क में खरीदते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, अगर एज ए बिजनेस ओनर हमने किसी को क्या कर दिया, एक पार्शियल रिफंड दे दिया, तो उसको बोलते हैं रिबेट। सपोज तुमने आज एक फोन खरीदा, ऑनलाइन से खरीदा, क्रेडिट कार्ड यूज करके खरीदा, तो उसमें सपोज क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों ने तुम लोगों को 5% का डिस्काउंट रिटर्न दे दिया। क्या दे दिया? कैशबैक दे दिया। ठीक है, ये जो कैशबैक होगा ना, तो इसी को हम बोलते हैं रिबेट। जो कंपनी क्या करता है, कोई भी अगर कोई भी सामान खरीदता है उसके ऊपर पर्टिकुलर परसेंटेज पे बैक कर देता है, तो उसको बोलते हैं रिबेट। क्लियर? लास्टली कम्स जीएसटी। तो जीएसटी देखो ऑलमोस्ट सबको ही पता है क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या हुआ करता था हमारे कंट्री में, अलग अलग टाइप्स के टैक्स हुआ करते थे ना, तो उनको क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, सबको कंबाइन करके एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हमारे कंट्री में, तो वही है जीएसटी। तो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सबको एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में बांध दिया हमारे गवर्नमेंट ने, तो इसी को हम बोलते हैं जीएसटी। तो जीएसटी क्या है? मल्टी स्टेज टैक्स है। तो इसमें क्या होता है, देखो जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है टैक्स क्लेम करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि बिजनेसेस कैन ऑफसेट टैक्स पेड ऑन परचेसेस अगेंस्ट टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स, अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। तो बिजनेसेस अगर टैक्स पे कर रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, फिर कोई भी अगर सेल्स है उसके ऊपर वो लोग छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? ताकि डबल टैक्सेशन ना हो जाए। ठीक है, फिर डुअल स्ट्रक्चर इन इंडिया जीएसटी वैसे तो 3 टाइप का है, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्या करके हम करते हैं, कंबाइन करके कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और आईजीएसटी क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए होता है। किसी भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी सामान खरीदो, तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लिया जाता है। और आईजीएसटी का होता है, सपोज हमने झारखंड से कुछ मंगवाया, दिल्ली से कुछ मंगवाया, मैं आसाम में हूँ, तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो तब क्या होता है, आईजीएसटी हमें पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सेम स्टेट के अंदर कुछ भी खरीद या बेच रहे हैं, तो तब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, देन डेस्टिनेशन बेस्ड जो टैक्स रेवेन्यू है वो गोज टू द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम, नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। मान लो कोई एक कोल्ड ड्रिंक का कंपनी, ठीक है, तो वो सपोज मान लो दिल्ली बेस्ड है, ठीक है, तो हमें जो टैक्स पे करना है वो दिल्ली बेस्ड पे हमें पे नहीं करना। हम किस स्टेट से उस सामान को खरीद रहे हैं, हम जिस भी स्टेट में है उस स्टेट के हिसाब से ही हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ वो मैटर नहीं करता, हमने खरीदा कहाँ पे वो मैटर करता है। क्लियर? आई होप जो ये सब अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह है चैप्टर 2 से रिलेटेड, चैप्टर 2 क्या पूरा अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, आप लोगों का थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है अभी भी तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं हो सके तो एक और अच्छे से डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो फिनिश होता है। तो अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप जर्नलिफाइंग।